नमस्ते दोस्तों। आज समझिएगा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। संधारित्र होता क्या है, लेकिन संधारित्र को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धारिता क्या होती है। धारिता यानी कि कैपेसिटी। ठीक है। अभी जैसे आप कोई चालक है, उसको आप क्यू आवेश देते हैं तो वो उसके ऊपरी तल पे फैल जाता है, पूरे तल पे, है ना। और किसी चालक को दिया गया जो आवेश होता है वो उसके जो विभव है, विभव के समानुपाती होता है। यानी कि जितना v बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, उतना ही आवेश भी बढ़ेगा। जितना विभव कम होगा उतना ही आवेश भी कम होगा। तो यहाँ पर विभवांतर का फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर जो 1/4πε0 है, ये होता है कांस्टेंट। और यहाँ पे जो r है वो एक ही चालक के लिए कांस्टेंट होता है, यानी कि एक ही जो आपका कंडक्टर है उसके लिए कांस्टेंट है। तो v समानुपाती आ जाता है q के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अब अगर यहाँ से आप समानुपाती का निशान हटाते हैं तो उसके लिए आप एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे c। तो दोस्तों ये जो अब c जो है, ये c ही जो है धारिता है ना। और c की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो q/v, क्योंकि v जो है यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो q/v। तो अगर किसी भी चालक की आपको किसी भी संधारित्र की आपको धारिता ज्ञात करनी है तो आप कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है c = q/v। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे लगा के आप उसकी धारिता निकाल सकते हैं। जैसे किसी चालक को दिया गया आवेश 4 कूलाम है और विभवांतर उसका 2 है, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए c = 4/2। तो क्या आ जाएगा 2। अब धारिता को जो नापते हैं वो नापते हैं फैरड में, फैरड। लेकिन जो फैरड जो दोस्तों जो होता है वो बहुत ही बड़े आवेश को नापने के लिए होता है। तो इसीलिए इसको जो नापा जाता है वो माइक्रो फैरड में नापा जाता है, माइक्रो फैरड। तो ये छोटे आवेश को नापने के लिए माइक्रो फैरड का यूज करते हैं। फैरड जो है बहुत ही बड़े आवेश को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी धारिता क्या हो जाएगी? C बराबर 2 माइक्रो फैरड, है ना। अभी धारिता को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये बाल्टी है और ये है चालक। चालक को आप बिल्कुल बाल्टी की तरह समझिएगा। तो बाल्टी में क्या भर सकते हैं? पानी। बाल्टी में क्या भरा जा सकता है? पानी। और चालक में आवेश। और यहाँ पर बाल्टी का क्या होगा? एक आयतन, यानी कि उसमें जितना पानी भर सकते हैं उतना ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो उसकी क्या है? क्षमता। तो चालक की क्या होती है? धारिता। उससे ज्यादा आवेश उसको दिया नहीं जा सकता। तो अगर बाल्टी में देखिए, जैसे पानी होता है उसका एक तल होता है ना, उसका लेवल। तो उसको यहाँ चालक में क्या रिप्रेजेंट करता है? विभव। वो समझ में आया आपको? यहाँ पे इस चीज से पानी जो है वो आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और आयतन यानी कि उसकी क्षमता कितनी है कि उससे ज्यादा उसमें भरा नहीं जा सकता पानी। तो इसी तरह इस चालक की भी एक क्षमता होती है जिसको बोलते हैं धारिता। उससे ज्यादा आवेश उसको नहीं दिया जा सकता। अब समझिए संधारित्र होता क्या है। संधारित्र क्या होता है? दो किसी भी आकार लेकिन समान आकृति की दो चालक एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए। बहुत उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत पास रखे होने चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? संधारित्र। अब होता क्या है? संधारित्र की जो दोनों प्लेट होती हैं उन पे बराबर लेकिन विपरीत आवेश होता है। बराबर होता है, जैसे इधर 1 2 3 4 5 6 है और इधर भी 6 माइनस के होंगे, लेकिन इधर प्लस होगा तो इधर माइनस का होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आवेश होता है संधारित्र की प्लेटों पर वो हमेशा अंदर वाली साइड होता है, अंदर वाले तल पे। ठीक है। और संधारित्र पे जो टोटल आवेश होता है वो क्या होता है? 0। वो कैसे होता है?
जैसे ही आप इसको प्लस क्यू आवेश देते हो इधर इधर वाली साइड से, तो यहाँ अंदर प्लेट में प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा, और इधर प्रेरण की घटना होते ही इधर माइनस क्यू आवेश अपने आप आ जाएगा, और इधर माइनस क्यू आएगा तो तुरंत बाहर वाली साइड प्लस क्यू आ जाएगा, प्लस। तो अब होगा क्या, जब ये प्लस है और ये माइनस है तो ये इसको खींचेगा आकर्षण के कारण, ये यहीं बना रहेगा, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा और इसको धकेलेगा। जैसे ही धकेलेगा तो ये वाला आवेश इस तार में से होते हुए अंदर जाके धरती में समा जाएगा, पृथ्वी में, और इसका क्या हो जाएगा आवेश, 0। ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, संधारित्र पे कुल आवेश जो है शून्य बना रहता है, बराबर बना रहता है, और समान मात्रा का विपरीत आवेश बना रहता है। दोस्तों संधारित्र कोई भी हो कैपेसिटर, तो उसमें दूसरी प्लेट का जो काम होता है वो क्या होता है पता है? दूसरी प्लेट का काम ये होता है कि इन दोनों प्लेटों के आकार को स्थिर रखते हुए पहली प्लेट का जो विभव है उसको कम करना। तो जैसे ही इसका विभव कम होगा पहले वाली प्लेट का, तो क्या होगा, इसको जैसे इसमें विभव कम होगा तो ये और लेगा और ग्रहण करेगा, तो यहाँ से और आवेश इसको चाहिएगा, तो यहाँ से और आवेश जाएगा और इसका विभव बढ़ेगा। तो जैसे ही इसका विभव बढ़ता रहेगा ये उसको खींचता रहेगा और इधर से आवेश चलता रहेगा और इसमें आवेश इकट्ठा होता रहेगा। इसमें जैसे ये आवेश को खींचता रहेगा और अपने अंदर इकट्ठा करता रहेगा, है ना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो दूसरी प्लेट का काम क्या होता है, दोनों प्लेटों के आकार को स्थिर रखते हुए पहली प्लेट के विभव को कम करना। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है। संधारित्र जो होता है दोस्तों, उसको एक सीमा से अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता, यानी कि उसकी एक लिमिट होगी कि उसको इतना ही आवेश आप दे सकते हो, उससे ज्यादा आवेश उसको नहीं दे सकते। क्योंकि जब संधारित्र को एक उसकी जो लिमिट है कि भाई इतना ही दे सकते हैं, उससे जब ज्यादा आवेश उसको दिया जाता है तो होता क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में जब उसके बीच का विभवांतर बढ़ना स्टार्ट होगा, भाई इसको हम दिए जा रहे हैं, तो अब जैसे कोई आदमी खाना खाए जा रहा है तो कभी तो उसका पेट पूरा भर जाएगा ना, तो उसकी जो लिमिट क्रॉस होगी तो या तो वो उल्टी करेगा, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा कि जब इसको ज्यादा से ज्यादा आवेश दिया जाएगा देते रहेंगे तो क्या होगा, इसकी सीमा टूट जाएगी। तो इसके बीच जो माध्यम होता है, जो भी कुछ इसमें भरा रहता है वो अगली बार बताऊंगा। तो जो इसके बीच में माध्यम होता है उसका रोधन जो होता है वो टूट जाता है, यानी कि उसकी झेलने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो होता क्या है, वो चिंगारी उत्पन्न करता है, बहुत तेजी से चिंगारी उत्पन्न होगी और उदासीन हो जाएगा, आपका एक कैपेसिटर उदासीन हो जाएगा, है ना। और इनको जो है दोस्तों दो तरह से जोड़ा जाता है, एक तो श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम क्या कहलाता है, सीरीज, और समांतर यानी कि पैरेलल। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, तो दोनों प्लेटों के बीच इसका V1, इसका V2, इसका V3, लेकिन आवेश जो होता है वो समान होता है, आवेश की मात्रा समान रहती है। इधर से प्लस क्यू चला तो हम यहाँ तक प्लस क्यू ही चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे हुआ था, आपने प्लस क्यू आवेश दिया और इनके बीच क्या होगा, प्रेरण होते ही यहाँ प्लस आवेश उत्पन्न हुआ तो इधर नेगेटिव आवेश अपने आप ही, नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ बाहर वाली साइड प्लस का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ प्लस आएगा तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आगे चलेगा। और फिर जो प्रक्रिया यहाँ हुई वही यहाँ होगी, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस उत्पन्न हो जाएगा और फिर बाहर वाली साइड प्लस उत्पन्न होगा और ये वाला प्लस इस वाले प्लस को फिर आगे धकेलेगा और लास्ट में जो भी लास्ट कैपेसिटर होगा वहां से ये तार में से होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। तो इसकी जो तुल्य धारिता होती है उसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 3 इसलिए और आगे डॉट डॉट जितने भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। तो यहाँ
1 जो है पहले कैपेसिटर के लिए, 2 दूसरे के लिए और 3 तीसरे कैपेसिटर के लिए। दूसरा तरीका जो होता है इसको जोड़ने का, पैरेलल यानी कि समांतर। इसमें क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर जो विभव है, विभव समान रहता है। यानी देखिए देखिए दोनों के बीच का गैप बराबर, तीनों के बीच का गैप बराबर है, तो दूरी बराबर है, तो विभव जो है समान जा रहा है। लेकिन यहाँ से जब 3 तार बट गए, इसका तार अलग चला गया, इसका अलग चला गया, इसका तार अलग चला गया, तो होगा क्या, इसमें Q1 आवेश जा रहा है, इसमें Q2 आवेश जा रहा है और इसमें Q3, यानी कि तीनों के आवेश अलग अलग जा रहे हैं। विभव समान है और घटना यहाँ भी प्रेरण की ही होगी। यहाँ प्लस आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ Q, तो जैसे ही प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, तो बाहर क्या होगा, तुरंत प्लस का आ जाएगा और ये वाला प्लस इस वाले प्लस को आगे धक्का देगा और फिर ये बाहर तार से होते हुए नीचे पृथ्वी में चला जाएगा और इसके बीच ये घटना चलती रहेगी और ये अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करता रहेगा। ठीक है ना। 2 तरीके होते हैं और इसकी तुल्य धारिता निकालने का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला है C = C1 + C2 + C3। अभी श्रेणी क्रम वाले की जो तुल्य धारिता निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, जैसे मान लो इसकी पहले वाले की C1 जो है, C1 की वैल्यू दे दी आपको 4, C2 की वैल्यू दे दी आपको 5 और C3 की वैल्यू दे दी आपको 3। तो यहाँ फॉर्मूला में रख देंगे 1/C = 1/4 + 1/5 + 1/3। तीनों का एलसीएम ले लेंगे और इसकी तुल्य धारिता निकाल देंगे। जैसे ही तुल्य धारिता निकल के आएगी तो उसको क्या कर देंगे, 1/C है तो इसको पलट देंगे, C ऊपर चला जाएगा और C के इक्वल वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही सीधा का सीधा निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 1, C1 की वैल्यू 1 दे दी, C2 की वैल्यू आपको 3 दे दी और C3 की वैल्यू आपको दे दी 5। तो आप इनको सीधा टोटल करके लिख देंगे, है ना। तो C की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये 2 तरीके होते हैं और एक तीसरा तरीका होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम वो होता है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, ये श्रेणी क्रम और पैरेलल वाला समांतर क्रम दोनों को इकट्ठा करके जोड़ के एक श्रेणी बना देते हैं, एक सीरीज बना देते हैं। तो वो एक मिश्रित क्रम होता है। वो फिर आपको फिर कभी दूसरी वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में।